स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को स्टार्ट करने से पहले हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गोरी के एक ग़ुलाम थे, इसलिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की स्थापना की दिल्ली सल्तनत में, वो उसको ग़ुलाम वंश कहा जाता है। ग़ुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ग़ुलाम थे, ग़ुलाम से राजा बने, ग़ुलाम से ये शासक बनते हैं। तो दिल्ली 1206 से 1290 तक जिन भी शासकों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत में, वो सभी ग़ुलाम वंश के थे। तो ग़ुलाम वंश का जो शासनकाल है वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है। इतना ही। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चलो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फ़ारसी में लिखा भी हुआ है। मध्यकालीन भारत में एक शासक और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और ग़ुलाम वंश का संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ग़ुलाम वंश का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। उसने केवल 4 वर्ष तक ही शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय है वो 1206 से 1210 तक ही रहा। वह मोहम्मद गोरी के एक ग़ुलाम थे। यह पहले गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना। जो मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर सैन्य अभियान किए, उनके सहायक ये बने। उन्होंने उन सैन्य अभियानों में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर ये दिल्ली के शासक बन जाते हैं। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। दिल्ली से लाहौर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, दिल्ली नहीं बनाई थी। तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई और कुतुब मीनार की नींव भी इन्हीं डाली थी। आप याद, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है मेहरौली के अंदर, कुतुब मीनार को बनाने वाले, नींव रखने वाले भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। लेकिन उसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया था क्योंकि उससे पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में मकबरा है। इनका मकबरा जो है लाहौर में है, तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। इनका जो प्रारंभिक वर्ष है वो कैसा बीता, स्टार्टिंग का, जब ये दिल्ली सल्तनत में आए। कुतुब उल दीन या कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान का निवासी था। ये थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तुर्किस्तान के रहने वाले थे ये। इनके माता पिता तुर्क थे। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, ये मामलुक वंश भी, ग़ुलाम वंश को भी बोलते हैं, मामलुक वंश भी बोलते हैं। मामलुक वंश क्यों बोला गया ये मैं आपको बताती हूँ। जो मामलुक वंश उसे कहते हैं कि जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त, माता पिता से उत्पन्न वंश, उत्पन्न जो संतान होती है, जो स्वतंत्र माता पिता से, जो मतलब जिनके माता पिता स्वतंत्र हो, किसी के गुलाम ना रहे हो। तो इनके जो माता पिता थे वे किसी के गुलाम नहीं थे, वे स्वतंत्र थे। इसलिए इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। दास वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश, इल्बरी वंश और प्रारंभिक तुर्क, इनको नाम दिए गए हैं। तो आगे का देखेंगे। इसके दासों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें राजा के हाथ बेचना करना एक लाभदायक धंधा था उस समय पर, कि ये शिक्षा देते थे और इनको अच्छे से सब सिखाते थे और फिर इनको बेच देते थे दासों को। बालक कुतुबुद्दीन जो थे इसी अवस्था के शिकार बने। उसे एक व्यापारी के हाथों बेचा गया और व्यापारी ने उसे फिर निसापुर के काजी फर्रुखदीन अब्दुल अजीज कूफी को बेच दिया था। ये आप सभी याद रखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो व्यापारी थे, व्यापारी ने उसे किसके हाथ बेचा? निसापुर का एक काजी था फर्रुखदीन अब्दुल अजीज कूफी, नाम है काजी फर्रुखदीन अब्दुल अजीज कूफी, उनको बेच दिया गया था। अब्दुल अजीज ने बालक कुतुब को अपने पुत्र के साथ सैन्य और धार्मिक प्रशिक्षण दिए, सैन्य शिक्षाएं दी, धार्मिक शिक्षाएं दी। और अब्दुल अजीज की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसके पुत्रों ने उसे फिर से बेच दिया। जब तक ये रहे तब तक कुतुबुद्दीन वहीं पर रहे, लेकिन जब अब्दुल अजीज मर जाते हैं, उनके जो पुत्र थे उन्होंने उनको कुतुबुद्दीन को दोबारा से बेच दिया। उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। लास्ट में किसने खरीदा था? मोहम्मद गोरी ने। और अब ये इन्हीं के पास रहेंगे और एक गुलाम से बढ़कर, गुलाम, अपना गुलाम पद से इन्होंने कैसे तरक्की की और ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक बन जाते हैं, ये हम थोड़ा देखेंगे।
कुतुब मीनार जो आज विश्व धरोहर है और उसके इनके काल में ही निर्मित कराई गई थी, इनके काल में ही बनाई गई थी, आप देख सकते हैं पिक्चर। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक का जो साहस था, कर्तव्य निष्ठा थी, स्वामी भक्ति थी, उससे प्रभावित होकर उनको शाही स्थल घुड़सवार का अध्यक्ष जिसे मीर आखुर नियुक्त किया। जो घुड़सवार का अध्यक्ष होता था शाही अस्तबल में, उसको सल्तनत काल में अमीर आखुर बोलते थे। ये आप सभी याद रखेंगे। अमीर आखुर किसको बोला जाता था? जो शाही अस्तबल जो है घुड़सवार का जो अध्यक्ष है, घुड़सवारों का जो अध्यक्ष है, उसको अमीर आखुर बोलते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने इन्हें अमीर आखुर नियुक्त किया। स्वामी भक्ति को देखकर, इनके साहस को देखकर, ये कितने साहसी थे, इनकी कर्तव्य निष्ठा को देखकर, ठीक है। तो इस पद से इन्हें सम्मानित किया गया था। उसने सैन्य अभियानों में भाग लेने का अवसर मिला। इससे क्या हुआ कि अच्छे अच्छे सैन्य अभियानों में इन्होंने भाग लिया, गोरी के साथ भी। तराइन का जो युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध, राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। ये हम इनकी उपलब्धियां देख रहे हैं स्टार्टिंग से, कैसे कैसे राजा के पद पर आए। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ 1192 में मोहम्मद गोरी के बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, उनके बीच में हुआ था। और इस युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे। तो इनसे ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया था। जब ये इससे जीत जाते हैं, गोरी, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय युद्ध में हार जाते हैं और गोरी जीत जाते हैं, और जीतने के बाद खुशी से इन्होंने ऐबक को भारत के जो प्रदेश थे उनका सूबेदार नियुक्त कर दिया। वह दिल्ली, लाहौर और कुछ अन्य क्षेत्रों का उत्तरदायी बना। दिल्ली, लाहौर, कुछ अन्य क्षेत्र थे, उनका उत्तरदायी ये बन जाते हैं। अब इनके ऐबक के सैन्य अभियान थोड़े से देखेंगे, गोरी के साथ क्या अभियान इनके रहे। उसने गोरी के सहायक के रूप में कई क्षेत्रों पर सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया। गोरी के साथ ये अलग अलग अभियानों में गए। इन अभियानों में उनकी मुख्य भूमिका रही, मतलब बहुत ज़्यादा मुख्य रहे, मेन थे ये, इन्होंने काफ़ी जीत हासिल की थी। इससे खुश होकर गोरी ने इन्हें क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। और महमूद गोरी विजय के बाद राजपुताना में राजपूत राजकुमारों के हाथ सत्ता सौंप गया था। महमूद गोरी जो था वो विजय के बाद जो राजपुताना था उसमें राजपूत राजकुमार जो रहते थे उनके हाथ में सत्ता सौंप गए। पर राजपूत तुर्कों के प्रभाव को नष्ट करना चाहते थे। राजपूतों की क्या वो थी कि ये तुर्कों का प्रभाव नष्ट कर दे भारत में। सर्वप्रथम क्या हुआ कि यहाँ पर 1912 में उसने अजमेर और मेरठ में विद्रोह का दमन किया और दिल्ली की सत्ता पर ये बैठ गए। दिल्ली के पास जो इंद्रप्रस्थ है उसको इन्होंने अपना केंद्र बनाकर उसने भारत के विजय की नीति अपनाई। और ये 1192 है, 1192 हिंदी में थोड़ा लिखा हुआ है। 1192 में उन्होंने क्या किया कि अजमेर में उन्होंने अजमेर और मेरठ में विद्रोह का दमन किया और दिल्ली की सत्ता पर ये बैठ जाते हैं। और दिल्ली के पास जो इंद्रप्रस्थ है उसको उन्होंने अपना केंद्र बनाया और भारत में विजय की नीति अपनाई कि भारत में विजय करना चाहते थे। भारत पर इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक का प्रभुत्व और शासन इतने समय तक नहीं टिका था। भारत पर इससे पहले कोई भी मुस्लिम शासक इतने टाइम तक शासन नहीं कर पाए थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक कर पाए। इन्होंने 1206 से 90 तक इनका शासन मतलब गुलाम वंशी चला। वैसे तो काफ़ी टाइम तक मुस्लिम सत्ता यहाँ पर रही है, लेकिन हम इनके टाइम की बात कर रहे हैं। जाट सरदारों ने हासी के किले को घेरकर तुर्क जो किलेदार थे मलिक नसरुद्दीन के लिए संकट उत्पन्न कर दिया था। जो हासी के किले का किलेदार था मलिक नसरुद्दीन, पर ऐबक ने जाटों को पराजित कर हासी के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। 1194 में इन्होंने अजमेर के उसने दूसरे विद्रोह को दबाया और कन्नौज की शासक जो थे जयचंद के साथ चंदावर के युद्ध में भी अब उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में जो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1194 में, तो उसमें क्या किया था इन्होंने अपनी स्वामी भक्ति का इसमें परिचय दिया। ये इनके साथ रहे और जीत जाते हैं।
गुजरात के राजपूत शासक भीमदेव का भी इसमें हाथ था और कुतुबुद्दीन के प्राण संकट में डाल दिए गए, लेकिन मोहम्मद गोरी के आगमन की सूचना से मेदों ने घेरा उठा लिया। ऐबक बच जाते हैं यहाँ पर और अहिलवाड़ जो भीमदेव की राजधानी थी उसको भी इन्होंने लूटा और धन लेकर वापस लौट गए। अब थोड़ा सा देखेंगे, जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है उसको ध्वस्त कर दिया और खजुराहो पर अधिकार कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इन्होंने सूर्य मंदिर को ध्वस्त किया, नष्ट कर दिया और खजुराहो जो था उस पर अधिकार करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इसी समय जो गोरी के सहायक सेनापति थे बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर भी अधिकार कर लिया था। ये एक बख्तियार खिलजी जो थे इनके सेनापति थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था, तो इन्होंने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लेते हैं ये। यहाँ पर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की सैनिक उपलब्धियाँ देखी, जो इन्होंने शासक बनने से पहले जब ये गुलामी में ही थे, जब ये अमीर अखुर के पद पर थे, इन्होंने क्या अपनी सैनिक भक्ति का परिचय दिया। तो आज हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उनकी सैनिक उपलब्धियाँ, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब आगे का हम उनका शासनकाल कैसा रहा दिल्ली सल्तनत में और उनके क्या विजय अभियान रहे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही।